उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए अपनी खुशी प्रकट करना चाहूँगी कि इस बिल पर वोटिंग के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में उपस्थित हैं। मैंने प्रारंभ में ये कहा था और पुनः दोहराना चाहूँगी कि ये काम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया है, हम केवल पूरा कर रहे हैं। दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि डॉक्टर करण सिंह से लेके भाई गुलाम नबी आज़ाद तक 21 सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है, लेकिन सभी ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक इसका समर्थन किया। और दो साथी हमारे तो ऐसे निकले, सीपीएम के आपके रीतिव्रत बैनर्जी और बीजेडी के वैष्णव परिदा, जो बोलते बोलते बहुत भावुक हो गए, और उसी तरह भट्टाचार्य जी कांग्रेस के बहुत भावुकता से उन्होंने इसका समर्थन किया। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्रश्न भी उठे हैं और कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। जिन्होंने समर्थन किया मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। प्रश्नों का जवाब देना चाहूँगी। भाई रामगोपाल यादव और श्री सतीश मिश्रा दोनों ने लगभग एक से सवाल उठाए, लेकिन रामगोपाल जी अभी हैं नहीं, या तो आ जाएं तब उनका एक जवाब दूं। नहीं, सतीश जी का और उनका एक इकट्ठा था, एक उनका अलग था। एक रामगोपाल जी ने जो टिप्पणी की थी, नहीं कोई नहीं, बाद में दे देंगे। रामगोपाल जी ने एक टिप्पणी की थी कि हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं, तो मैं उनके सामने एक आंकड़ा देना चाहूँगी कि कम से कम इस समझौते से हमारी सीमा कहीं नहीं सिकुड़ी। मैं उन्हें बताऊँगी कि त्रिपुरा में कितनी बांग्लादेश के पास ज़मीन रह रही है, कितनी हमारे पास, मेघालय में कितनी उनके पास रह रही है, कितनी आगे। रामगोपाल जी आपने बोलते हुए एक टिप्पणी की थी कि मुझे चिंता है कि हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस समझौते से देश की सीमा कहीं सिकुड़ी नहीं है। जो नहीं, वैसे आपने कहा, पर ने कहा कि ये ठीक काम किया क्योंकि मैं कुल में इकट्ठे बता सकती हूँ कि त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय, इन तीनों में 510 एकड़ ज़मीन का हमें फ़ायदा हुआ है। और जहाँ तक इनक्लेव्स का सवाल है, वहाँ 10,000 एकड़ ज़मीन उधर जा रही है, लेकिन वो नोशनल है। और नोशनल कैसे, इन्होंने सुखेंदु जी ने बताया भी उसको, वो नोशनल कैसे, वो सीमा पर नहीं है, उससे सीमा नहीं सिकुड़ी है। वो इनक्लेव्स इतने अंदर जा कर के हैं कि उन तक हम पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए जहाँ तक सीमाओं का प्रश्न है, सीमाएं इसमें नहीं सिकुड़ी। दो प्रश्न सतीश जी ने और रामगोपाल जी आपने किए। सतीश जी को ज़्यादा चिंता थी इस बात की। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश इनक्लेव के लोग इंडियन इनक्लेव में चले जाएंगे और इंडियंस बांग्लादेश में चले जाएंगे, तो वो जो चीज़ें बाद में प्रकट होंगी उसका क्या होगा। तो पहले तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जनसंख्या की अदला बदली नहीं हो रही है। जनसंख्या की अदला बदली में उनकी इच्छा पर छोड़ा गया। अगर बांग्लादेश इनक्लेव्स में रहने वाले भारतीय वहीं रहना चाहते हैं तो रहेंगे और उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी जाएगी। और भारतीय इनक्लेव्स में रहने वाले बांग्लादेशी अगर यहीं रहना चाहेंगे तो उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसलिए ये तो बिल्कुल ही निराधार है कि ये वहाँ चले जाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि जनसंख्या की अदला बदली उनकी अपनी इच्छा पर, ये स्वेच्छा से होगा। और इसीलिए मैंने जब आंकड़ा दिया था, जिसकी पुष्टि सुखेंदु जी ने की, कि जो 3008 करोड़ रुपए का पैकेज ममता जी की तरफ से मांगा गया है, उसमें 2234 करोड़ वेरिएबल कंपोनेंट है। और वो वेरिएबल इसीलिए है कि कितने लोग आएंगे। एक आंकड़ा कहता है 3500 आएंगे एक दूसरे के यहाँ, एक कहता है 35,000 आएंगे। तो हमने 35,000 का प्रावधान कर दिया, लेकिन जो सर्वे हुआ था उसमें मात्र 3,500 लोग निकले थे जो बांग्लादेशी इनक्लेव से भारत आना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास अपनी ज़मीनें हैं, लोग ज़िंदगी में सेटल्ड हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि सबको आना ज़रूरी है, ये नहीं है। वो अपनी इच्छा से तय करेंगे। इंडियन इनक्लेव्स में रहने वाले बांग्लादेशी लोग अगर ये चाहते हैं कि वो भारत में ही रहें तो हम उन्हें भारत का नागरिक बना देंगे। और अगर भारत के लोग बांग्लादेश में रहना चाहते हैं तो ये हम ज़रूर चिंता करेंगे, जो आपने एक ने कहा कि डिग्निटी के साथ, कि बांग्लादेश में उनको उसी गरिमा के साथ रखें जैसे वो बांग्लादेश के अन्य नागरिकों को रखती है। इसकी चिंता जो गांगुली जी ने कही थी, मैं कहना चाहूँगी इसकी चिंता हम ज़रूर करेंगे कि हमारे आज के नागरिक कल को अगर बांग्लादेशी नागरिक बन करके उन इनक्लेव्स में बने रहना चाहते हैं तो उनको वही गरिमा प्रदान की जाए जो बांग्लादेश के नागरिकों को दी जा रही है। तो सबसे बड़े जो दो प्रश्न थे वो यहाँ इन दोनों भाइयों ने पूछे थे, जिनके बारे में मैंने बताया।
एक चीज़ जब मैं असम के बारे कह रही थी तो मैंने कहा था कि वहाँ कुछ विरोध इसका था और विरोध है। मुझे खुशी हुई कि जिन दो लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया यहाँ, उनमें से एक कांग्रेस के ही असम के सांसद हैं, भुवनेश्वर कलिता, और उन्होंने ये बात कही कि वहाँ मेरे यहाँ कुछ लोग नाखुश हैं, और उसमें आगे ये जोड़ा इवन मैं भी नाखुश हूँ। उन्होंने कहा इवन आई एम अनहैप्पी, पर उन्होंने कहा कि क्योंकि सब लोग साथ दे रहे हैं और सब लोग ये चाह रहे हैं तो मैं करवा रहा हूँ। बाद में उन्होंने कहा आप रीनिगोशिएट भी कर लीजिए। कलिता जी, अब रीनिगोशिएट नहीं हो सकता। हमने जो कहा था कि असम को हम बाहर रख लें, तब ये बात थी कि हम रीनिगोशिएट करके वो जो 268 एकड़ ज़मीन असम में जा रही है, शायद उसका कोई भाग ले आते, लाते नहीं लाते ये भी कह नहीं सकती, पर रीनिगोशिएशन की कोशिश ज़रूर करते। लेकिन अब जब हमने ये मान लिया कि पंचों की बातें सरमा थे, पर सबने जो बात कही, तो सबसे बड़ी पंचायत इस देश की ये 2 सदन ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और सबने मुझसे ये कहा कि आप असम को बीच में शामिल करके ही लाइए, बिना उलझन के पारित हो जाएगा। तो हमने वो बात मान ली। तो अब रीनिगोशिएट नहीं होगा। जो चीज़ उस समय तय हुई है प्रोटोकॉल में, 470 एकड़ ज़मीन हमारे पास आएगी, 268 उनके पास जाएगी, कुल 738 एकड़ पर जो एडवर्स पोजेशन था वो यहाँ हो जाएगा। तो ये इसी तरह से होगा, लेकिन कम से कम उसका जिक्र आ गया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि कुछ लोगों का विरोध है और वो भी नाखुश हैं। 3 सांसद हमारे तमिलनाडु से बोले और अलग अलग पार्टियों के बोले। नवनीत कृष्णन एडीएमके से बोले, डी राजा सीपीआई से बोले, तिरची शिवा डीएमके से बोले, मगर तीनों ने एक बात कही, कचदेव की। मैं ये जानती हूँ, मैंने एक बार पहले भी कहा था नवनीत कृष्णन जी कि बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि आप जब भी कभी कोई इंडियन टेरिटरी यानी भारतीय भूभाग किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करते हैं, देते हैं, तो उसमें संविधान संशोधन जरूरी है। और ये भी सच है कि कचतीव के मसले में सभा पटल पर रखा गया था वो समझौता, संविधान संशोधन नहीं हुआ था। और इसी प्रश्न को लेकर सुश्री जयललिता जी ने एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है। तो वो केस का अब वो मैटर चूंकि सबजुडिस है, वो मैटर सबजुडिस है, हाँ मैटर सबजुडिस है, हाँ उन्होंने भी डाला, करुणानिधि जी ने भी बाद में डाला, लेकिन मैटर चूंकि सबजुडिस है इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकूंगी। लेकिन जो बात ये कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से मुझे मालूम है, इसके लिए मैंने इस बात का उल्लेख किया जो राजा जी ने कहा कि 74 में वो एग्रीमेंट हुआ था, 74 में ये एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये चूंकि आया ही अब है तो उसी फॉर्म में आया। और संविधान संशोधन भी केवल यहाँ नहीं होगा, रेटिफाई होगा आधे स्टेट से। ये भी उस जजमेंट में कहा गया था कि पहले संविधान संशोधन हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, और उसके बाद रेटिफाई हो आधे स्टेट से। तो इसको रेटिफाई भी करेंगे, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वही हम करने वाले हैं। लेकिन चूंकि कचतीव का मामला अभी सबजुडिस है, वो वहाँ बाद में आएगा। दुआ जी ने एक बात कही कि स्ट्रेंथन करने के लिए रिलेशंस आपको बांग्लादेश से नहीं, डेरिक ओबरॉय की पार्टी से बात करनी होगी। तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू दुआ जी दैट डेरिक ओबरॉय's पार्टी is fully on board. Fully on board. Achha, firstly, let me clarify, it's not Derek O'Brien's party, it's Mamata Banerjee's party. Don't get me. I thought it is Trinamool Congress party. मैंने उनको कोट किया, मैंने जो उन्होंने बोला उसको कोट, वो डेरिक ओबराय की पार्टी कहे तो मैं नहीं, को खतरे में डाल दिया है। मैंने दुआ जी को डाला, मैंने दुआ जी को कोट किया, मैं दुआ जी के शब्द बदल नहीं सकती, मैंने दुआ जी को कोट किया, दुआ जी ने जो बोला मैंने उसका जवाब दिया। दुआ का कौन बदल सकता? Their party TMC is fully on board. TMC is fully on board, fully on board। और जो उन्होंने चाहा था, क्योंकि कुछ साथियों ने कहा कि रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, सतीश जी ने भी कहा, तो मैं पहले बता चुकी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आंकड़े की पुष्टि की है सुखेंदु जी ने। 3008 करोड़ का पैकेज उन्होंने मांगा था, जिसमें से 775 करोड़ के लगभग 774 समथिंग फिक्स्ड स्ट्रक्चर के लिए हैं। जो कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में जो लोग आएंगे, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ चाहिए। उसके बाद जो हमारे यहाँ इनक्लेव्स हैं उनमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए हम देंगे। और बाकी जितने लोग आएंगे, हमने 35,000 का जो उन्होंने अधिकतम आंकड़ा दिया उसका पैसा तय कर दिया।
और गृह मंत्रालय इसमें नोडल एजेंसी होगा जो चीफ सेक्रेटरी बांग्लादेश के साथ और इनकी सरकार के साथ मिलकर उस पैसे का आदान प्रदान करेगा। तो पूरी तरह से उनके मुद्दे का संतोषजनक समाधान करने के बाद ही हम इस बिल को लेकर आए हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। और वही आपको झलक यहाँ दिखाई भी दी कि सब लोगों ने वही बात यहाँ रखी कि हम इसके पूरी तरह पक्ष में हैं। जैसे गुलाम नबी जी कह रहे थे, तो मैंने प्रारंभ में ये बात कह दी थी कि हम विरोध में थे, लेकिन जब ये बात कही गई कि असम को शामिल करके आप लेकर आओ, तो हम असम को शामिल करके इसमें लेकर के आए हैं। और बिल में कोई भी कॉमा फुल स्टॉप भी बदला नहीं है। जो 4 चीज़ें संशोधन की आएंगी वो मैं आप बोलूँगी, जो 2013 का 2015 या 64वें संशोधन का 66वां संशोधन या 119वें संशोधन के बजाय 100वां संशोधन। पर मुझे ये लगता है कि जितनी अच्छी चर्चा, जितनी सार्थक चर्चा और जिस सौहार्द से ये चर्चा, जिस सद्भाव से ये चर्चा हुई है, मैं बहुत आज शुक्रगुजार हूँ भाई मणिशंकर अय्यर जी की कि उन्होंने मुझे आगाह किया है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, हमें मालूम है। और जो बात आपने कही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम जल्दी करें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना आने दें, और जितनी जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे उतनी जल्दी इसका प्रभाव होगा। और ख़ास तौर पे आपने जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात की है, मैं आपको अश्योर करना चाहती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, तीनों कनेक्टिविटीज़ के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही केवल कनेक्ट ना हो, वो मेनलैंड के साथ भी कनेक्ट हो। और सबसे बड़ा कारण रहा है, चाहे मनमोहन सिंह जी के मन में, चाहे आज हमारे मन में, वो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी का ही रहा है। और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी होती है तो हमारी बहुत बड़ी चीज़ों का फैसला हो जाता है। जो आपने बिजली के बारे में कहा, मैं आपको बता दूं कि 500 मेगावाट बिजली हम पहले दे रहे हैं, लेकिन अभी जो पालाताना का प्रोजेक्ट लगा उसमें 100 मेगावाट बिजली हमने और देने की बात की है। और बहुत से पावर प्लांट्स अब भारत की तरफ से, भारतीय लोगों की तरफ से बांग्लादेश में लगाए जा रहे हैं। हमारे संबंध आज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज के आपके द्वारा ये बिल पारित करने के बाद वो और भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। उपसभापति जी, ये एक ऐतिहासिक क्षण है, मैं कहना चाहूँगी एक ऐतिहासिक क्षण है जब ये बिल पारित हो रहा है। 74 का समझौता, 1974 का एग्रीमेंट 41 वर्षों के बाद आज आकार ले रहा। ये बिल जब आप पारित करेंगे तो 41 वर्षों के बाद इसको आकार मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी इस ऐतिहासिक क्षण में जिस सद्भाव के साथ चर्चा हुई है उसी सद्भाव के साथ वोटिंग भी हो। मैं तो कहता हूँ मेक इन इंडिया की आप बात करते हो, चाइनीज कंपनियां जो यहाँ पर उनका माल आता है वो ठीक है, WTO एग्रीमेंट के तहत कोई इतराज नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया सक्सेसफुल कैसे होगा?